अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश और क्यों कानून की नजरों में बचता रहा अपराध? आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा, सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये है तहकीकात। सबसे पहले हम आपको अपराध की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, दुनिया भर में सुंदर दिखने का खुमार हर किसी में है, लेकिन सुंदर दिखने की दीवानगी कब पागलपन में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन हरियाणा के पानीपत में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। एक औरत को सुंदरता से इतनी नफरत हो गई, इतनी चिढ़ हो गई, वो भी अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि दूसरों की। इस हद तक कि उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। वो सुंदर लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और इसलिए इस साइको किलर ने सुंदर दिखने वालों को मारना शुरू कर दिया। मैं जानता हूं आपके लिए विश्वास करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन आगे इस केस में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए और वो भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि खुद पुलिस ही असमंजस में पड़ गई। पानीपत में सीरियल किलिंग के इस मामले ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सुंदरता ऐसा मनोविकार बना सकती है कि कोई कत्ल करने लगे, या ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। हरियाणा के पानीपत का नौलथा गांव, घर में शादी, मेहमानों की भीड़, इन सब के बीच एक मासूम बच्चे का कत्ल। एक 6 साल की बच्ची को टब में डुबाकर मार दिया गया और उसका कसूर केवल इतना था कि वो सुंदर थी और कत्ल करने वाली उन्हीं की रिश्तेदार साइको किलर पूनम, जिसने 6 साल की बच्ची विधि को पानी के टब में डुबाकर मार दिया। शादी की रात बारात जा रही थी, सभी लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक 6 साल की विधि लापता हो गई। इसके बाद पाल की पत्नी ओमपति और विधि की मां राखी ने घर और आसपास की गलियों में बच्ची को तलाशना शुरू किया। सुबह जब ओमपति पहली मंजिल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा खोलने पर अंदर पानी से भरे प्लास्टिक के टब में विधि का शव औंधे मुंह पड़ा हुआ था। 1 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आता है। नौलथा गांव में एक घर के अंदर 6 साल की बच्ची पानी से भरे टब में डूब गई। पानीपत से लगभग 15 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंची पुलिस टीम ने पहली मंजिल के स्टोर रूम में बच्ची का शव प्लास्टिक के टब में औंधे मुंह देखा, लेकिन बच्ची का सिर्फ सर पानी में डूबा हुआ था, जिसको देखते ही पुलिस को शक हुआ। फॉरेंसिक टीम से जांच कराई गई। उसके बाद सिविल अस्पताल से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हत्या का शक पुख्ता हो गया। पुलिस ने शादी समारोह में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन जब विधि की मौसी पूनम से पूछताछ की तो वो गोलमोल जवाब देने लगी। जवाब में विरोधाभास था। उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की मगर नाकाम हो गई। शक गहराने के बाद पुलिस ने जब पूनम से सख्ती से पूछताछ की तो पूनम ने सच उगल दिया। पूनम ने कबूल किया कि उसी ने विधि की टब में डुबोकर हत्या की है। लेकिन पुलिस तब ये सुनकर हैरान रह गई कि पूनम ने सिर्फ विधि की हत्या नहीं की, उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 बच्चों की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। पूनम की शादी 2019 में गोहाना के भावड़ में रहने वाले नवीन से हुई थी।
सबसे पहले साइको किलर पूनम ने 2023 में घर में ननद की बेटी इशिका को पानी में डुबोकर मार दिया और शक से बचने के लिए उसने अपने 3 साल के बेटे शुभम को भी मौत के घाट उतार दिया। इस साल 19 अगस्त को पूनम ने अपने मायके पानीपत के सिभा गांव में अपने ही चचेरे भाई की 9 साल की बेटी को होद में डुबाकर जान से मार दिया और फिर दिसंबर को शादी समारोह के दौरान उसने अपने ही जेठ की 6 साल की बेटी विधि को टब में डुबोकर मार दिया और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चियां बड़ी होकर पूनम से ज्यादा सुंदर ना दिखें। उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी, उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे सीएडब्ल्यू नवीन है उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। 34 साल की पूनम मासूम बच्चियों की सीरियल किलर। क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि इसने 4 मासूम बच्चों का अपने ही हाथों से बेरहमी से कत्ल कर दिया और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चियां सुंदर दिखती थीं। पूनम जिसने अपने खुद के 3 साल के बेटे को भी मार दिया वो भी इसलिए क्योंकि उस बच्चे ने अपनी मां की दरिंदगी देख ली थी और पूनम ने अपनी ननद की बच्ची की हत्या करने के बाद पकड़े जाने के डर से अपने बेटे को भी मार दिया। इस केस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीरियल किलर पूनम वाकई मानसिक रूप से बीमार है? पूनम ने आखिर अपने मायके और ससुराल के बच्चों को क्यों मारा? क्या सुंदरता ही कारण था जिसके चलते पूनम ने बच्चों की जान ली? पूनम के परिवार का दावा है कि सारी हत्याएं एकादशी पर हुई हैं। क्या इन हत्याओं के पीछे कोई तांत्रिक एंगल भी हो सकता है? पूनम ने हर बार बच्चे को डुबोकर ही क्यों मारा? ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद 2 साल में पूनम ने 4 हत्याएं की? इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस के मुताबिक पूनम ने बताया कि उसे अपने बच्चे से ज्यादा सुंदर बच्चों को मारने की इच्छा होती थी। शुरुआत में जब घर में बच्चों की मौत हुई तो उसे हादसा मान लिया गया। शक हुआ जरूर, पर कौन यकीन करता कि यह हादसा नहीं, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और करने वाली उन्हीं के परिवार की बहू है। हद तो ये है कि विधि की मौत के बाद भी परिवार ये नहीं समझ पाया था कि बच्ची की मौत के पीछे पूनम का हाथ था। पूनम जिसने बच्ची के हाथों ही वो पानी का टब मंगवाया जिसका इस्तेमाल कर उसने बच्ची की हत्या की और दरवाजा लगाकर फिर से शादी के जश्न में शामिल हो गई। पूनम का परिवार चाहता है कि पूनम को मौत की सजा दी जाए। परिवार को लगता है कि अगर पूनम बाहर आई तो वो बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। पूनम के परिवार को शक है कि ये सब किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा भी हो सकता है और कड़ी सजा की परिवार मांग कर रहा है क्योंकि पूनम मासूम बच्चों के लिए खतरा है। वही पुलिस इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। हत्या का कारण जो भी हो, पर सीरियल किलर पूनम ने अपने और अपने रिश्तेदारों की जिंदगी तबाह कर दी। अब हम आपको जुर्म की एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर अब एक पूरी फिल्म बन चुकी है। जी हां, फिल्म धुरंधर की देश ही नहीं विदेश में भी धूम मची हुई है। फिल्म में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में है और इसी कैरेक्टर के चलते कई इस्लामिक देशों ने फिल्म को बैन कर दिया।
जिसका कारण फिल्म का किरदार रहमान डकैत। फिल्म धुरंधर छा गई। उसमें अक्षय खन्ना ने धमाल मचाया और एक बार फिर एक नाम सभी की जुबान पर आ गया, रहमान डकैत, जिसे लोग सरदार खान साहब और सरदार भाई भी बुलाते थे। लयारी का ड्रग लॉर्ड, जिसे वहां के लोग लयारी का मसीहा बताते थे। 1976 कराची के लयारी में पैदा हुआ रहमान कराची का वो पश्चिमी इलाका जो गरीबी, संगठित अपराध और गैंगवार का गढ़ था। 6 दशकों तक काला नाग से लेकर अरशद पप्पू जैसे गैंग लॉर्ड यहाँ सक्रिय रहे। 90 के दशक में रहमान डकैत ड्रग्स और दहशत की दम पर डॉन बन गया और अपराध के कमाए उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर वहां के गरीब लाचार लोगों का मसीहा बन गया। रहमान डकैत उर्फ सरदार अब्दुल रहमान बलोच, दुश्मनों के लिए दहशत, अपनों के लिए रॉबिनहुड, वो जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। रहमान डकैत पर थे 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज। ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग, हथियार तस्करी। इस स्मगलरों के परिवार में पैदा लयारी का सबसे खूंखार डॉन 13 साल की उम्र में पटाखे फोड़ने से रोकने पर उसने कर दी हत्या। 1995 में की अपनी ही मां का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल। हथियार और ड्रग्स के मामले में गया था वो 2 साल जेल। साल 2000 तक रहमान बन गया सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड। अपने सभी दुश्मनों को मारकर रहमान ने किया एक शस्त्र राज, जिसके चलते सालों तक हिंसा और आतंक से दहलता रहा लयारी। गैंग वॉर में 3500 से भी ज्यादा लोगों की हुई हत्या। रहमान डकैत, जिसने दाऊद इब्राहिम को गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया। अपने भाई की जान की भीख मांगता रह गया दाऊद इब्राहिम। दाऊद के भाई नूरा की रहमान ने ही बड़ी क्रूरता से हत्या की थी। 1960 के दशक में कराची में हशीश का पूरा ड्रग नेटवर्क काला नाग संभाल रहा था, लेकिन बाद में जिसकी सेरल और दादल ने हत्या कर दी और यहीं से शुरू हुई ड्रग्स और जबरिया वसूली में एक छत्र राज पाने की जंग। कराची का लियारी, जहां गोलियां चलना आम बात हो गई थी। काला नाग जैसे पुराने डॉन को चुनौती देने वाले दादा मोहम्मद उर्फ दादल और उसके भाई शेरू ने रास्ता साफ जरूर किया, लेकिन असली तूफान रहमान डकैत लेकर आया। 1990 के दशक तक वह हाजी लालू और दादल के गिरोह के बीच फंसा। जब हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू दादल के परिवार के बीच फिरौती के पैसे पर दुश्मनी हो गई, जिसके बाद दादल की हत्या हो गई और रहमान डकैत के लिए रास्ता साफ हो गया। रहमान ने जमीन हड़पने से लेकर ड्रग्स, जुआ, जबरियां वसूली करते करते साम्राज्य खड़ा कर दिया। रहमान था, अपराधी था, लेकिन गरीब जनता के लिए वो रॉबिन हुड था। अपराध के पैसों से क्लिनिक, मदरसे, फुटबॉल टूर्नामेंट और पार्क बनवाए। कराची के वाइल्ड वेस्ट का बादशाह रहमान डकैत अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम कमा चुका था, लेकिन रहमान डकैत की ताकत की भूख यहां नहीं रुकी। 2000 के दशक में रहमान लियारी में पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगा। पीपुल्स अमन कमेटी यानी पीएसी उसी के खड़े किए साम्राज्य का नाम था, जहां पर्ची सिस्टम चलता था, जिसमें कोई दुकान खोले या घर बनाए या स्कूल शुरू करे, उसे पीएससी ऑफिस में स्टाम्प लगी पर्ची लानी पड़ती थी। यह पर्ची ही टैक्स वसूली या उगाही का मुख्य हथियार था। उसने पानी की किल्लत में टैंकर माफिया पर कब्जा कर लाखों कमाए, लेकिन रहमान डकैत को पैसों से ज्यादा और भी बहुत कुछ चाहिए था। पीएसी के कमांडर मोहल्लों पर राज करते थे, झगड़े सुलझाते थे। इस इलाके की राजनीति पर उसकी तगड़ी पकड़ थी। इसी के चलते वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नजरों में आ गया और गठजोड़ करने में सफल भी हो गया, जिस पार्टी ने रहमान को राजनीतिक छतरी दी। लोकल कहानियां बहुत सी हैं। बताया ये भी जाता है कि 2007 में बेनजीर भुट्टो पर करसाज बम हमले में रहमान ने ही बचाया था।
हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं, लेकिन ये मिथक उसकी प्रोटेक्टर इमेज को और मजबूत कर गया। रहमान डकैत कई बार पकड़ाया, पर पुलिस को रिश्वत देकर वो फरार हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त बताकर नहीं आता। सलमान डकैत का बुरा वक्त उस दिन से शुरू हो गया जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम उसके पीछे पड़ गया। असलम के लिए रहमान पर्सनल चैलेंज बन चुका था। बताया जाता है कि रहमान डकैत 2005 में हिरासत से भागा था, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 2006 में अधिकारियों ने इलाके में गैंगवार को खत्म करने और तमाम ग्रोह को ठिकाने लगाने के लिए लियारी टास्क फोर्स बनाया और इस टास्क फोर्स को लीड कर रहा था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम। चौधरी असलम के बारे में बताया जाता है कि वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद अड़ियल किस्म का था, जिसने कई खूंखार गैंगस्टर का खात्मा किया। ऐसा बताया जाता है कि उसी साल टास्क फोर्स ने रहमान डकैत को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये गिरफ्तारी कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई। बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका रहमान डकैत को समर्थन था, उसी पार्टी के बड़ी नेता का कॉल वहां पे आया था, और ये कॉल कोई और नहीं, पाकिस्तान के आने वाले समय के जो राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ही ये कॉल किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली ने चौधरी असलम को फोन पर कहा था, इसे मत मारो, कोई गलत काम मत करना, मामले को अदालत में पेश करो, एनकाउंटर मत करना। बताया जाता है कि इसके बाद रहमान को पुलिस अधिकारियों के घरों में गुप्त हिरासत में रखा गया था, लेकिन वहां से भी वो एक बार फिर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके चलते लोग ये मानने लग गए कि रहमान डकैत इतना ताकतवर है कि कानून भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम के एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन से रहमान डकैत घिरता जा रहा था। चौधरी असलम के हथकंडे से गैंग बिखरता जा रहा था, जिसके चलते चौधरी असलम पर तालिबान ने आतंकी हमले भी किए। असलम को मारने की 9 बार कोशिश हुई, लेकिन वो बच गया। तो वहीं चौधरी असलम का भी बुरा अंत हुआ। 9 जनवरी 2014 को लियारी एक्सप्रेसवे पर असलम के काफिले को बम से भरी एक कार ने उड़ा दिया। रहमान डकैत का भी वही हश्र हुआ। रहमान लगातार पुलिस को चकमा देकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 9 अगस्त 2009 रहमान डकैत के फोन डेटा का इस्तेमाल करके लियारी टास्क फोर्स ने उसे क्वेटा के पास ट्रैक कर लिया। बताया जाता है उसके पास उस वक्त नकली पहचान पत्र था। जब उससे वरिष्ठ अधिकारी से बात करने के लिए कहा गया तो रहमान एक वाहन की तरफ गया और वहां बैठा था चौधरी असलम, और तुरंत ही रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है रहमान ने अपने आप को बचाने के लिए पैसों की पेशकश की, लेकिन असलम को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में क्या हुआ ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, लेकिन खबर आई कि रहमान डकैत और उसके 3 साथी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। स्टील टाउन के पास पुलिस ने एनकाउंटर किया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक रहमान और उसके 3 साथी गोलाबारी में मारे गए, लेकिन राइट्स ग्रुप ने इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा। तमाम दावों के बीच पोस्टमार्टम में कहानी निकलकर सामने आ गई, जिसमें रहमान डकैत को गोलियों से भून दिया गया था। पोस्टमार्टम में गोली पीठ में लगी पाई बताई गई, वो भी मात्र 3 फीट की दूरी से। पर 100 से ज्यादा हत्या और अपहरण करने वाले रहमान डकैत और उसके परिवार को कोई क्यों ही इंसाफ दिलाए, और इसी के साथ रहमान डकैत के आतंक का अंत हो गया। अब हम आपको तहकीकात में एक ऐसे जुर्म के बारे में बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं हो रहे, क्योंकि ये पूरा मामला जुड़ा है अस्पताल से। जी हां, अस्पताल से हम क्या समझते हैं? यही जब आपकी तबीयत खराब हो या आपके साथ कोई हादसा हो जाए
तो अस्पताल में डॉक्टर आपकी जान बचाएगा, आपका इलाज करेगा। मगर क्या हो अगर वही अस्पताल आपकी जान का दुश्मन बन जाए? मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ है और ये कोई साधारण मामला नहीं, किसी एक अस्पताल से जुड़ा नहीं है। सतना जबलपुर के सरकारी अस्पताल में 6 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। शुरुआती जांच में जो सच निकलकर सामने आया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बच्चों की जान बचाने के लिए जो खून इन्हें चढ़ाया गया था वो ही HIV संक्रमित निकला। और ये वो ही बच्चे हैं जो पहले से ही थैलेसीमिया जैसी घातक और लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी से ग्रसित मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, खून नहीं बनता, इसलिए इन्हें रूटीनली खून चढ़ाना पड़ता है। मगर वही खून HIV संक्रमित निकले, ये गंभीर अपराध लापरवाही जिसने 6 बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आखिर ये हुआ कैसे? जनवरी से मई के बीच एक के बाद एक 6 बच्चे HIV संक्रमित पाए गए और ये सभी बच्चे थैलेसीमिया के मरीज थे जिन्हें रूटीन बेसिस पर खून चढ़ाना पड़ता है। 1-2 मामले होते तो बात अपवाद समझा जाता, लेकिन 6 बच्चों में संक्रमण सामने आने के बाद ये साफ हो गया अस्पताल के स्तर पर लापरवाही हुई है। मामले के सामने आने के बाद से स्वास्थ्य महकमा सख्ती में है। सतना और जबलपुर का जिला अस्पताल जहां इन बच्चों को खून चढ़ाया गया, वहां अब जांच हो रही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई जो इस मामले की रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी। 4 बच्चे थैलेसीमिया से जो ग्रस्त थे उनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स के बाद HIV पॉजिटिव पाए गए हैं वो बच्चे। तो और वो कई जगह से चूँकि ट्रांसफ्यूजन हुआ था, कई अस्पतालों से, और मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हुए थे। तो कई बार जैसे हमारे यहाँ टेस्ट तो बराबर होते हैं, लेकिन विंडो पीरियड्स में कई बार वो जो हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं जो किट अवेलेबल्स हैं उसमें नहीं हो पाता, मतलब डिटेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए उसके लिए हम लोगों ने नेट टेस्ट किट की व्यवस्था करी है। अब आपको बताते हैं ये मामला सामने कैसे आया। थैलेसीमिया के मरीज को रेगुलर ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। इसी के चलते पहले सतना में 4, फिर जबलपुर में 2 बच्चे HIV संक्रमित पाए गए। सबके सब थैलेसीमिया के मरीज थे, जिससे सीधा शक गया कि बच्चों को दूषित खून चढ़ा दिया गया। इस मामले ने चिंता बढ़ा दी है। जांच में भी सामने आया कि 6 में से 5 बच्चों के माता पिता HIV संक्रमित नहीं हैं, जबकि सिर्फ 1 बच्चे के अभिभावक HIV पॉजिटिव पाए गए। 12 से लेकर 15 साल के बच्चे जो इतनी गंभीर और लाइलाज बीमारी का शिकार हो गए, जिसके चलते 6 परिवारों से उनकी खुशियां छिन गईं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेहद गंभीर सवाल। क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही ऐसा हो रहा है? क्या इस तरह के और भी मामले होने से इनकार किया जा सकता है? क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह की लापरवाही हो रही है? क्या ब्लड स्टोर करने वाले ब्लड बैंक लापरवाही कर रहे हैं? बच्चों में फैलते HIV संक्रमण मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। इससे पहले तहकीकात में हम आगे बढ़े, आपको शॉर्ट में बताते हैं कि ब्लड चढ़ाने से लेकर ब्लड बैंक में खून स्टोर करने की प्रक्रिया क्या है, ताकि आगे आपको समझ में आसानी से आए कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले डोनर का सत्यापन किया जाता है। वजन, हीमोग्लोबिन, बीमारी, संक्रमण, नशा आदि की जांच, जिसमें डोनर की खून का सैंपल लिया जाता है। फिर ब्लड डोनेट करने वाले का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। डोनेशन में स्टेराइल डिस्पोजेबल किट का उपयोग किया जाता है। डोनेशन के बाद ब्लड यूनिट की लेबलिंग की जाती है, जिसमें यूनिक नंबर, ब्लड ग्रुप और तारीख लिखी होती है। स्टोर से पहले ब्लड सैंपल की लैब टेस्टिंग होती है, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस और मलेरिया की स्क्रीनिंग की जाती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन से अलग किए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स
प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन में अलग किया जाता है। रेड ब्लड सेल्स की स्टोरेज 35 से 42 दिन बताई जाती है, प्लेटलेट्स की 5 से 7 दिन और प्लाज्मा की स्टोरेज टाइम है 1 साल। मॉनिटरिंग में FIFO नियम का पालन किया जाता है। पूरी प्रक्रिया NBTC, DGHS, WHO गाइडलाइंस के अनुसार पूरी होती है। इस केस को सामने आए महीनों गुजर चुके हैं। कलेक्टर सतीश कुमार भी जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जता चुके हैं। अधिकारियों को फटकार लगी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर जांच में देरी हो क्यों रही है। आगे तहकीकात में इस केस का व्यवहारिक पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। थैलेसीमिया से ग्रसित और अब HIV संक्रमित इन 6 बच्चों को रेगुलर खून चढ़ाना पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्हें 80 से लेकर 100 बार तक खून चढ़ा है। सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल भी। इनके अस्पतालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे कितने हैं, स्पष्ट रूप से हमें इसकी जानकारी नहीं। इतना ही नहीं, न जाने कितने ब्लड बैंक हैं जिनसे लेकर बच्चों को खून चढ़ाया गया होगा। सैकड़ों डोनर जिनसे लेकर खून चढ़ाया गया, जिसे ट्रेस करना लंबा और पेचीदा काम है और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि इस मामले के सामने आने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। फिलहाल शुरुआती तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस डोनर से खून लिया गया उनकी सही से स्क्रीनिंग नहीं हुई। HIV संक्रमित व्यक्ति का खून बच्चों को चढ़ा दिया गया या फिर खून चढ़ाने के लिए इन्फेक्टेड नीडल का इस्तेमाल हुआ। खून चढ़ाने की प्रक्रिया में अस्पताल स्तर पर लापरवाही। HIV संक्रमित होने के बाद इन बच्चों को दवाइयां दी जा रही है, मगर उससे बच्चों की हालत बिगड़ रही है। बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। उल्टी और तबीयत बिगड़ने से बच्चों की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है और परिवार वाले अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित हैं। जांच समिति की शुरुआती जिला स्तरीय जांच के बाद कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें पैथोलॉजिस्ट और ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र पटेल, लैब टेक्नीशियन रामभद्र त्रिपाठी और लैब टेक्नीशियन नंदलाल पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सतना जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जांच में अस्पताल से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्टिंग ऑपरेशन में ये पता चला है कि अस्पताल के ठीक बाहर चाय की दुकान पर खून की दलाली हो रही थी। पान की दुकान से कोई था, उसने बताया कि सामने जो फल ठेला लगा है उसका वो बता देगा, वो उसका उपलब्ध करा देगा। फिर जब एक व्यक्ति को भेजा गया तो उसने 4,500 रुपये की मांग की। 4,500 रुपये हम लोग अपने तरफ से किए और उसके बाद हम लोग पैसे लेके सामने उसको ब्लड लेने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बताया कि ब्लड डोनर आएगा, तब तक हम लोग तब तक इंतज़ार करिए। और उसके बाद उसने ब्लड डोनर को बुलाया। ब्लड डोनर पहुंचा नहीं, लेकिन इसने पैसे उससे ले लिए। उसके पैसे लेने के बाद हमने उसको पकड़ लिया है। अब आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश में HIV के 70,000 के लगभग एक्टिव केस हैं, जिसमें परेशान करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण का हाई रिस्क बताया गया है। इन जिलों के नाम हैं अशोकनगर, भोपाल, गुना, जबलपुर, नरसिंहपुर, श्योपुर और शिवपुरी। इंदौर और रतलाम में केस डिटेक्शन पर तेजी से काम करने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक HIV एड्स सबसे ज्यादा नशे के इंजेक्शन के इस्तेमाल से और समलैंगिक संबंध बनाने के चलते फैल रहा है। यह समस्या कितनी गंभीर होती चली जा रही है, यह जानने की जरूरत है। 2023 से 24 में 41,668 HIV संक्रमित लोग पाए गए, जिनमें 303 लोगों की मौत हो गई। 2024-25 में 43,667 HIV संक्रमित पाए गए, जिनमें 391 लोगों की मौत हो गई। 2025 से लेकर अब तक 48,486 HIV संक्रमित हैं, जिनमें अब तक 186 लोगों की मौत हो चुकी है। नशा करने वाले हर 100 में से 4 लोग एड्स से पीड़ित हैं। भोपाल में ही हर 10 में से 3 युवा HIV संक्रमित पाए जा रहे हैं। एड्स के मरीज दवाओं पर निर्भर हैं, जो गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और समय पर दवा ना लेने से एड्स मरीजों की TB से मौत हो रही है।
अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश और एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।